कोटक महिंद्रा बैंक से शुरुआत करें भाई। 3 निफ्टी के नंबर्स हैं पहले तो, जिन पे हमें खुलते ही रिएक्ट करना है। शनिवार को आए थे कोटक पे ट्रेडिंग पिक तो आई चुकी है रचना जी की, तो छोड़ देते हैं। धर्मेश के पास चलेंगे समझने के लिए वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन कोटक के नंबर्स हर्षदा कैसे लगे? नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं आशीष, इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर ही प्रदर्शन देखने को मिला है। ब्याज से आय का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, 6,909 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर। 13% तक का इजाफा है, 6,670 करोड़ का अनुमान था। मुनाफा 4,133 करोड़ पर आया, 18% तक की ग्रोथ है। ये भी उम्मीद से काफी बेहतर कंपनी ने प्रदर्शन दिखाया है। अब आइए मार्जिन्स पर। मार्जिन्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने का अनुमान था, लेकिन ये बढ़कर आए हैं। 5.28% के आसपास मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया है। एसेट क्वालिटी में एक राइट ऑफ हुआ है करीब 1455 करोड़ का, उसका फायदा मिलता हुआ ग्रॉस एनपीए 1.39% के आसपास आता हुआ, तो यहां पर सुधार देखने को मिला है। नेट एनपीए भी करीब 0.34% के आसपास बरकरार है। रीस्ट्रक्चर्ड बुक की जो अमाउंट है उसमें 16.5% तक की गिरावट देखने को मिली है, वो एक चीज है जो पॉजिटिव है। अब आप देखिए किस तरह से बिजनेस ने परफॉर्म किया है। एडवांसेस में करीब 17.5% तक की ग्रोथ देखी गई है, पिछले 4 क्वार्टर्स में हाईएस्ट नंबर है ये। लोन ग्रोथ जो अगर बढ़कर आई है वहां पर अनसिक्योर्ड और साथ ही साथ सीवी लोन्स में एक पिकअप देखने को मिला है, उससे मदद मिली है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस कंपनी का 44% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर पाया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आंकड़ा 4% है। क्रेडिट कार्ड पर कंपनी ने यह भी बयान दिया है कि आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर इंपैक्ट नहीं करेंगे और कंपनी साथ ही अपने टेक्नोलॉजी में खासा इन्वेस्ट करती हुई दिखाई देगी। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 24% बढ़कर आती हुई कंपनी के लिए, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें कासा रेशियो 27 क्वार्टर के लो पर है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। और जितने आंकड़े शायद हर्षदा ने गिनाए सब मेरे ख्याल से स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर है, अपने पीयर से बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है। जलवे रहे नतीजों पे। सब कुछ ठीक रहता तो अच्छा आ जाता है ये स्टॉक, पर सब कुछ ठीक है नहीं। धर्मेश जी कैसे अप्रोच करोगे? नंबर्स अच्छे पर एक सरदर्द सामने खड़ा हुआ है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, पता नहीं कब तक वो आरबीआई की गाज गिरी रहेगी। कोटक लॉन्ग पिटा हुआ स्टॉक है, खरीद डालो या नहीं? आप लोग क्या कर रहे हो? आशीष जी, खरीदने की सलाह रही है। देखिए नंबर्स पे तो हर टिक बॉक्स पर टिक मार्क लगा है, प्लस जो मैनेजमेंट का चेंज ओवर था वो भी अब स्टैब्लिश हो गया है कि ये जो एग्रेसिव मैनेजमेंट आई है ये भी उसी रन रेट पे बढ़ाएगी। पीएस से अच्छे नंबर्स आए हैं, और अगर आप इसको एचडीएफसी बैंक से डायरेक्टली कंपेयर करें नंबर्स के लिहाज से तो मच बेटर है। और बुक साइज 1/6 है एचडीएफसी बैंक की, तो ग्रोथ करने के जो स्कोप है, पोटेंशियल है, छोटे बुक पर करना काफी आसान होता है। रही बात आरबीआई की, तो मुझे लगता है कोटक के लिए ज्यादा बेहतर हुआ। यहाँ तो 15-20% के फॉल पर आप संभल गए। अगर ये एनपीए में या कुछ फर्दर स्लिपेज में या फ्रॉड में कन्वर्ट होता कल को, तो बहुत भारी गिरावट आता है, 30-40% स्टॉक प्राइस निकल जाता और आपको समझ में भी नहीं आता। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली इनके लिए तो बेहतर ही हो गया आरबीआई का जो ये प्रोसेस आया, और मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो एक बात तो तय था कि टेक्नोलॉजी जिस प्रोसेस ये दे रहे थे क्रेडिट कार्ड, वहां प्रॉब्लम जरूर थी, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्लूमेट करने का टाइम आ गया है। अगर पीयर टू पीयर इसको एचडीएफसी बैंक दोनों पिटे हुए कंपैरिजन करें तो कोटक में ज्यादा चांस है स्टॉक प्राइस रिकवरी के। सो एक्लूमेट करें, एक साल कंपनी को टाइम दे, और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल अगर कोई पेशेंटली रुक सकते हैं तो फिर 1800-1900 का भाव इस पर वापस आना चाहिए। यार फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी साउंड दिख रहा है कोटक। फंडामेंटल एनालिस्ट को भी भरोसा बना हुआ है। और रचना जी का प्लीज और ट्रेडिंग टारगेट फिर से दिखा दीजिएगा। मेरे ख्याल से रचना जी ने 1540 के स्टॉप के साथ कहा है कोटक को लॉन्ग कर ले। ये हो गया पहला निफ्टी का नंबर। अब चलिए फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद 2 निफ्टी के नंबर्स आए थे। उसमें पहले टाइटन, मानस आप चार्ट रेडी रख रहा, टाइटन कंपनी हर्षदा कैसे लग रहे हैं? थोड़ा सा निराशाजनक है आशीष। अगर आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 7% बढ़कर आई है। एक्सपेक्टेशन था 830 करोड़ के फिगर का, जो प्रॉफिट में कंपनी ने डिलीवर किया वो 786 करोड़ है, तो वहां पर एक मिस है। रेवेन्यू 16% बढ़कर आया। रेवेन्यू आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है। 11,257 करोड़ का वो फिगर है, 11,300 के आसपास का अनुमान था। लेकिन एबिटा लेवल पर
1250 करोड़ का एक्सपेक्टेशन के सामने कंपनी ने करीब 1109 करोड़ ही डिलीवर किया है। मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ 9.9%। अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो ज्वेलरी बिजनेस में रेवेन्यू 17% बढ़कर आया है, लेकिन मार्जिन्स 10.8% पर है। अनुमान 12 से 13% के मार्जिन का था। वॉच सेगमेंट में मार्जिन आया 8.5%, अनुमान 9 से 10% का था। यहां पर रेवेन्यू 8% बढ़कर आया है। आईवेयर बिजनेस में 4.8% के आसपास के मार्जिन है। पोल था 5 से 7% का, तो रफली लोअर एंड को मीट कर रहा है और ये आपकी सेगमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी ने जो बयान दिए हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि ग्रॉस मार्जिन Q1 में थोड़े से मॉडेस्ट ही रहेंगे, कुछ नरम ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लार्जली अक्रॉस सेगमेंट्स बड़ा है। आईवेयर में काफ़ी इन्वेंट्री दूसरे प्लेयर्स की तरफ से मार्केट में आ रही है, तो उसका दबाव है। और ऑफ कोर्स ज्वेलरी बिजनेस में भी उन्होंने कहा है कि 12 से 13% के बीच ही मार्जिन्स रहेंगे FY25 में। वहां पर कुछ पिकअप नहीं देखने को मिला है, तो वो एक थोड़ा सा सेटबैक है। अब देखते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से जब बातचीत होगी वो और क्या डिटेल्स देंगे। ब्रोकरेजेस ने कहा है गोल्डमैन सैक्स बाय साइड पर है 3950 बाय कॉल, यूबीएस न्यूट्रल है 3900 के टारगेट के साथ, जेफरीज होल्ड करने की सलाह दे रहा है 3500 का टारगेट यहां। टाइटन नंबर्स तो कमजोर है भाई। मार्जिन एक्सपेंशन की बात हुई थी, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गए और अच्छे खासे ज्वेलरी बिजनेस में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है 90 बेसिस पॉइंट का, पर स्टॉक भी उठाइएगा 3 महीने का, बहुत कमजोर। मानस, खराब नंबर पर और पिटेगा या अदरवाइज? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड निगेटिव लगता है आशीष जी, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे निकला है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये 200 मूविंग एवरेज जो कि 3420 है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। अगर 3420 पे बाइंग इंटरेस्ट आता है और कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करें। और अगर हमें ऊपर की तरफ बात करनी हो तो 3600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब उसके ऊपर निकलेगा तब आपको खरीदारी करनी है। ठीक बात, चलिए वॉच करेंगे जो मानस ने डिफाइंड मार्कर्स हाईलाइट कर दिए। ब्रिटानिया तीसरा निफ्टी का नंबर था, ये भी बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए थे। सतपुते साहब, ब्रिटानिया आप रेडी करो, आ रहा हूं आपके पास। हजदा नंबर्स कैसे? नंबर्स यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो एक अच्छी चीज है कि वॉल्यूम मीट कर रही है एक्सपेक्टेशन को, वरना प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव है। करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू एकदम फ्लैट था। अगर आप ऑपरेशनली भी देखें तो एबिटा में भी थोड़ी सी दबाव देखने को मिला है, करीब 1.5-2% के आसपास का। और मार्जिन्स में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन है, करीब 50 बेसिस पॉइंट। वॉल्यूम ग्रोथ ही है जो शायद संभाल रही है मामले को। अनुमान था करीब 4 से 6% तक का वॉल्यूम ग्रोथ, और उसी 6% के अपर बैंड को दरअसल कंपनी ने मीट किया है। तो ये है ब्रिटानिया। लगे हाथ में एवेन्यू सुपरमार्ट की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर। इधर हम सब जानते हैं कि कंपनी ने जो अपडेट दिया था उसमें बेहतरी का अनुमान था और वैसा ही परफॉर्मेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी 22% बढ़कर आई है 563 करोड़ पर, 20% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। जो अपडेट दिया था हूबहू वैसा ही परफॉर्मेंस। एबिटा परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है और उस पर शायद आज मार्केट रिएक्ट करेगा क्योंकि ऑपरेशनली मजबूती है। 22% से ज्यादा का ग्रोथ दरअसल एबिटा में। मार्जिन 7.4% पर स्टेडी रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कंपनी ने की है, इनके ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहां पर 30% का इजाफा है और एबिटा पॉजिटिव हो गया है ये बिजनेस। कंपनी कह रही है जनरल मर्चेंडाइज और एपरल बिजनेस में एक पिकअप देखने को मिल रहा है और कुछ पैरामीटर्स में प्री कोविड लेवल्स पर कंपनी पहुंचती हुई दिखाई दी है। उस लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, 5400 का कॉल, लेकिन गोल्डमैन सेल का कॉल दे रहा है। यहाँ पर 3900 का टारगेट है। ओके, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। सतपुर साहब, ब्रिटानिया, अच्छा एवेन्यू सुपरमार्ट भी देख दीजिएगा। नंबर्स अच्छे ही हैं, सारा कुछ पता था अपने को जब क्वार्टरली अपडेट आया था। जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था, और इस तरह के एडिशनल स्टोर्स ऐड करने के बावजूद मार्जिन एक्सपैंड कर दिए, तो नंबर्स उसके अच्छे। ब्रिटानिया थके से हैं, कैसा लग रहा है चार्ट्स? आशीष जी, देखिए, अगर ब्रिटानिया का चार्ट देखें ना, डेली चार्ट देखें, तो इसका ट्रेंड डेफिनेटली वीक है। अगर आज सपोर्ट की बात करें ब्रिटानिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है, मेजर सपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काउंटर में वीकनेस है और ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, तो ये अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ रहा है, वो जो करीबन 4630 का है। तो आज के लिए देखिए आशीष जी, मुझे लगता है 4630 एक ऑलमाइटी लेवल होगा। अगर ये लेवल टूटेगा तो नई लोअर साइड के टारगेट्स खुलेंगे, जिसके चांसेस थोड़े मुझे कम लगते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि 4600 4650 इस क्लस्टर को ब्रिटानिया रिस्पेक्ट देगा और प्रोबेबली आज पॉज होगा। वेराज अगर आप
रेजिस्टेंस की बात करें तो 4,900, तो आप पकड़ के चले 4,600 से लेके 4,900, ये मोटा मोटी इसकी रेंज है। आज देखना है कि ये रिएक्ट कैसे करता है, लेकिन 4,900 के पार बड़ी तेजी होगी। लेकिन आपने जो एवेन्यू सुपरमार्ट का जिक्र किया, मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग मिलेगा, 4,610 के आसपास का परसों का क्लोज है। जो भी डिप मिले इसे बाय करें, मुझे लगता है 4,750 से 4,800 का एक स्विंग ट्रेड इसमें मिल सकता है। ओके, ये हो गया इन दोनों नतीजों पे चर्चा। आज इलेक्शन सिलेक्शन में सतपुते साहब और धर्मेश जी के पास चलेंगे अपन कुछ पोजिशनली बढ़िया से ट्रेडिंग और फंडामेंटल पिक के लिए। वो तड़का बाद में लेकर आता हूं। एक नतीजा और इंपॉर्टेंट है, बहेती साहब चार्ट रेडी करना आप। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज वायदा में इकलौता नंबर जिस पर हम आज रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब निफ्टी के नंबर्स थे लार्जली, एवेन्यू तो कैश का हो गया। M&M फाइनेंशियल, हर्षदा नंबर्स कैसे हैं? यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा दबाव आया है आशीष, करीब 9.5% मुनाफा गिरा है कंपनी का 619 करोड़ के आसपास का, जहां पर एक्सपेक्टेशन 710 करोड़ की थी। ब्याज से आय का फिगर देखेंगे तो वहां पर 15% का इजाफा है, 1919 करोड़ के आसपास से फिगर आता हुआ। अब एसेट क्वालिटी देखिएगा तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है, 3.4% के आसपास ग्रॉस एनपीए आया है। ध्यान रखिएगा ये जो फ्रॉड का मामला था उसके चलते दबाव देखने को मिलेगा, इसका आभास मार्केट को था। उसके लिए कंपनी ने एक फ्रॉड का प्रोविजन किया है 134 करोड़ का, वो वन टाइम प्रोविजन इन्होंने किया है। साथ ही साथ डिसबर्समेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें 11% एनुअल ग्रोथ है, क्वार्टरली ग्रोथ है नहीं। बहेती साहब, M&M फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे हैं। जी आशीष जी, बेस फॉर्मेशन जरूर बन गया है M&M फाइनेंस में। जो गिरावट थी पोस्ट न्यूज के जो 23 अप्रैल को आई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में अब अपस्विंग देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है शायद जो नी जर्क रिएक्शन है आज नहीं देखने मिलेगा और शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। कोई गिरावट भी आती है तो मुझे लग रहा है यहाँ से वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है और स्टॉक शायद 275 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कोई डिप आए तो खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 258 जो अभी का स्विंग लो है उसके पास में कैसे रखे, कोई गिरावट में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 275 के टारगेट्स के लिए। हाँ, गिरावट में पोजीशन बनाई जा सकती है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी M&M फाइनेंशियल्स पे। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हर्षदा कैश के कई सारे नंबर्स हैं आशीष। पहले तो मैं फटाफट से फाइनेंशियल्स की बात कर लेती हूँ। IDBI और J&K बैंक। IDBI के केस में मुनाफा आया है 43% ऊपर, ब्याज से आय में करीब 12% तक की ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए लेवल पर नेट एनपीए में कोई चेंज नहीं है। एडवांसेस 16% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स में 8.5% का इजाफा। J&K बैंक के लिए भी एक अच्छा परफॉर्मेंस, 34% मुनाफा बढ़कर 638 करोड़ पर, ब्याज से आय में 5% का इजाफा। इसकी एसेट क्वालिटी भी करीब ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर 4% पर आ रही है, सुधार देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए में भी सुधार है। डिपॉजिट्स एनुअली 10% बढ़े हैं और एडवांसेस में भी 14% तक का इजाफा देखने को मिला है। दोनों बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब आते हैं गुड बैड अगली पर। गुड कैटेगरी में सबसे पहले कंसाई नेरोलैक आपके रेडार पर रहेगा। कंसाई के लिए बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट का फिगर, 23% का इजाफा। आय भले ही 2% ऊपर है लेकिन मार्जिन आप देखिएगा इंप्रूव होकर करीब 10.1% पर आए हैं। डेकोरेटिव बिजनेस में कंपनी ने अपने वॉल्यूम को डबल किया है। बिरला कॉर्प परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, मुनाफा 128% बढ़ा है, आय में 8% की वृद्धि है, मार्जिन 17.8% पर है, 11% से बढ़कर आए हैं तो अच्छा खासा इजाफा इधर। CDSL का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, 20% मुनाफे में ग्रोथ, आय में 12% तक की ग्रोथ और मार्जिन भी में पिकअप देखने को मिला है। साथ ही साथ आप गौर करेंगे अनूप इंजीनियरिंग के नंबर्स पर 120% का इजाफा मुनाफे में देखा गया है। कंपनी ने जो अपनी रेवेन्यू है वो 9% बढ़ाकर दी है। मार्जिन इंप्रूव हुए, 21% से बढ़कर 24% के आसपास आ रहे हैं। आइनॉक्स विंड दरअसल प्रॉफिट में आई है वर्सेस अ लॉस, तो ये गलत है फिगर, ये प्रॉफिट में आई है कंपनी, 2 गुना रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ आप MRPL पर भी ध्यान देंगे क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर वहां पर मुनाफे में 3 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है। परफॉर्मेंस अच्छा है। किसने निराश किया है? टाटा टेक्नोलॉजीज। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 7.5% तक की गिरावट देखने को मिली है।
आय फ्लैट है, मार्जिन्स 19% पर स्टडी है, इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। आरती ड्रग्स मुनाफा आय के फ्रंट पर निराशाजनक परफॉर्मेंस। मार्जिन्स भी अगर आप देखें एक्सपैंड हुए हैं, लेकिन नहीं, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, बेग योर पार्डन। यहाँ पर हमने देखा है मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर है। तत्व चिंतन का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका रहा है, तो ये खराब कैटेगरी वाले नंबर्स हैं। हो गए भाई ये सारे इंपॉर्टेंट नतीजों पे चर्चा। रचना जी, ये पीएफसी और आरईसी का जरा चार्ट टटोल के रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। दरअसल थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर है, हम लोग बिग स्टॉक डिस्कस कर रहे थे तब हल्का सा हिंट दिया था। हर्षदा से पूरी अपडेट जान लेते हैं। हर्षदा, क्या अपडेट्स है भाई? आरबीआई ने बेसिकली यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं आशीष। उसके लिए एनबीएफसीज के लिए इन्होंने खास तौर से प्रोजेक्ट फाइनेंस वाली एनबीएफसीज के लिए गाइडलाइंस इशू किए हैं। वो बेसिकली ये कहते हैं कि इंफ्रा नॉन इंफ्रा के लिए अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी अगर आप एक एनबीएफसी है और यहाँ पर लेंडिंग कर रहे हैं। नए और पुराने प्रोजेक्ट लोन पर आपको 5% अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अतिरिक्त प्रोविजनिंग से यहाँ पर इसको सीधा मुनाफे से जोड़कर देखा जाएगा। अब इसका सीधा इम्पैक्ट जो आईएफएल की रिपोर्ट कहती है वो आरईसी, इरेडा, पीएफसी जैसी कंपनियों पर आता हुआ दिखाई देगा। बैंकों को भी यहाँ पर एहतियात बरतने होंगे। जब प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनेंस हो जाएगा फिर वो प्रोविजनिंग करीब 2-2.5% की आएगी, लेकिन इनिशियल प्रोविजनिंग जो रहेगी वो 5% की रहेगी और इसको सीधा आप प्रॉफिटेबिलिटी में ही जोड़कर देखेंगे। तो अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनली प्रोवाइड फॉर करना है बैंक्स को, एनबीएफसीज को। अब इसमें सभी के लिए दिक्कत वाली खबर है, पर ये ज्यादा इंपैक्ट वाली पॉकेट्स हो सकती है। रचना जी, चार्ट टटोलिए जरा, दोनों में बहुत अच्छी तेजी रह रहे के गजब के मूव्स एंजॉय करें इन स्टॉक्स ने। जी, जहां तक इन दोनों के चार्ट्स की बात है, यूजुअली इन दोनों के चार्ट सेम ही रहते हैं और आज भी सेम ही स्थिति बनी हुई है दोनों में। और ट्रेंड इज वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नाइस। एक ही दिक्कत हो सकती है यहाँ पे टेक्निकली अगर बात करी जाए तो, कि यहाँ पे ओवर स्ट्रेचिंग थोड़ा सा जरूर है, क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है और लोगों का इंटरेस्ट इतना हाई है कि प्राइस जो है वो एवरेज से दूर जाके बैठा हुआ है। तो एक जो नॉर्मल स्विंग आना चाहिए, पुल बैक आना चाहिए, वो यहाँ पे आ सकता है, जिसकी वजह से आरईसी 557 पे जो बैठा है वो 510 की तरफ या 520 की तरफ जा सकता है ड्यूरिंग अ करेक्शन। और सिमिलरली पीएफसी की भी बात करें तो वहां पे भी ओवर स्ट्रेचिंग जरूर है और उसकी वजह से प्राइस जो कि फिलहाल बैठा हुआ है ऑन अ लेवल ऑफ अराउंड 480, वो वहां से निकल के 430 की तरफ जा सकता है। तो दिस इज ऑल, जिसको स्ट्रॉन्ग पुलबैक कह सकते हैं वो बन सकता है यहाँ पे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेंड में। एक बार वो पुलबैक खत्म हो जाएगा, ये छोटी सी न्यूज भी लोग डाइजेस्ट कर लेंगे। थोड़ा समय की कमी है, तो बिल्कुल आपका पॉइंट वेल टेकन। ये ध्यान रखिए, ये एक्चुअली मेरी शॉर्टलिस्ट में हमने वही बिग स्टॉक्स में आते आते अपने हल्का सा हिंट भी दिया था। हाँ, और इवन स्पॉटलाइट में भी मेरा शॉर्टलिस्ट में था, मैं लिया नहीं क्योंकि आज इस न्यूज़ पे इम्पैक्ट देखेंगे। देखिए, स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी आरबीआई का जो प्रपोजल, अभी ड्राफ्ट प्रपोजल है, तो इसके लिए एक्चुअल प्रपोजल होता तो बहुत बड़ी गिरावट आती। ड्राफ्ट प्रपोजल है, देखते हैं आज किस तरीके से इस पर इम्पैक्ट आता है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार देख लेते हैं इस पर एग्जैक्टली मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन न्यूज़ तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब एक काम करा जाए, रोज की ऑफरिंग को पहले कंप्लीट करा जाए। इलेक्शन सिलेक्शन, वो जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा, जो अपन इलेक्शन रिलेटेड बढ़िया पिक्स की चर्चा कर रहे हैं। और सतपुते साहब और धर्मेश को स्क्रीन पे रखिए। सतपुते साहब, अब तो आज कल फेज 3 निपट जाएगा, आधा पार हो जाएगा और अब तो महीना भर भी नहीं बचा आउट कमाने में। एक आध महीने के लिहाज से कोई बढ़िया पोजिशनल ट्रेड वेड आपको नजर आ रहा है क्या, सब कुछ देखते हुए? आशीष जी, देखिए, सब कुछ देखते हुए मुझे जो सेक्टर इन पर्टिकुलरली अच्छा लगता है वो है ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एचपी, वीपी, आईओसी, इस पे मेरी नजर है। और इसमें से जो टॉप पिक देना है आशीष जी, वो रहेगा एचपीसीएल का, जहां पे हमने एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया था, करीबन 500 के ऊपर का वो ब्रेकआउट था, 510 टू बी वेरी प्रिसाइज इन स्पॉट। तो मुझे लगता है कि जो भी डिप मिले इसमें एचपीसीएल बाय करे। मेरे हिसाब से एचपीसीएल का टारगेट होना चाहिए 580 से लेके 600। इट्स अ बाय ऑन डिप इन एचपीसीएल। 500 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर इस तरह से, अगर जो भी डिप मिलता है 520, 25, 534 का क्लोज है, 10-15 रुपए का डिप भी मिले तो बाय करना है 500 के स्टॉप लॉस के साथ। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है, और इलेक्शन रिलेटेड परफेक्ट आइडिया भी हो सकता है। एक बार वो
आउटकम निकल जाएगा तो शायद इनका थोड़ा सा जो पेन था रिड्यूस हो। खरीदारी करने का मन सतपुते साहब का। धर्मेश जी आज का लेकर आए सर हमारे लिए। आशीष जी, ये हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर से रहेगा। मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स रिलेटेड कोई बेनिफिट बहुत सालों से आया नहीं है, तो वो आना चाहिए। गवर्नमेंट का पुश जरूर रहा है, और अगर ऐसा कुछ आता है तो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो केटरर्स है, एनबीएफसी स्पेस से, उन सबको फायदा होगा। वहां पर कैंफिन होम्स पे बाई करने की सलाह रहेगी। नतीजे काफी अच्छे थे। एक ही कंसर्न था Q3 का जब नंबर आया था कि एसेट क्वालिटी स्लिपेज और एसेट क्वालिटी हो सकता है ज्यादा खराब हो, जबकि ये सैलरीड एम्प्लॉय और प्रोफेशनल्स को ज्यादातर लोन देते हैं। Q4 के नतीजे में एसेट क्वालिटी में बहुत ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में इंप्रूवमेंट है। डिसबर्समेंट तो 20-25% का रेट से चल ही रहा है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है। मौजूदा 770, 760 के भाव पर खरीदने में अट्रैक्टिव लगता है। ये 840 to 850 का एक नियर टर्म प्राइस टारगेट का मुझे लगता है बम्प अप रहेगा इलेक्शन टू बजट के जब हम लोग मूव करेंगे उस फेज में। बहुत इंटरेस्टिंग पिक्स हैं दोनों, HPCL और कैनफिन होम्स। ये हैं आज के इलेक्शन सिलेक्शन। चलिए इस नोट पर मुनाफे की तैयारी अब समेटते हैं और शुरुआत करें